हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। उसकी आपके पेपर में बहुत मदद होगी उन वीडियो से। फ्रेंड्स, अगर आप उनको जाके देखेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वीडियो लाइक सारे के सारे लाइन वाइज मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, उसमें आप प्लेलिस्ट में से लाइन वाइज लाइन देखते जाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इकाई 3 साहित्य शास्त्र की, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु। फ्रेंड्स, जो काव्य हेतु और काव्य प्रेरणा है, ये हिंदी के चिंतकों पर संस्कृत और पश्चिमी चिंतन का ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अनेक रूप से दिखाई पड़ता है कि जो भी संस्कृत और पश्चिमी चिंतन का प्रभाव है वो हिंदी के चिंतकों पर भी पड़ता है। काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु ने दोनों ने मिलकर जो चिंतन को आगे बढ़ाया है। काव्य प्रेरणा संबंधित पश्चिमी सिद्धांत हिंदी की आते हैं, इतना अधिक कि कई बार तो पाठक को इनमें औपनिवेशिक गुलामी की गंध आती है और लगता है कि आधुनिक चिंतन का अर्थ हो गया है। पश्चिमी चिंतन की नकल, अनुकीर्ति, प्रभाव हिंदी काव्य चिंतन के भक्ति काल, रीति काल पर संस्कृत काव्य शास्त्र की गहरी छाप है। काव्य हेतु संस्कृत काव्य का भरा पूरा विषय रहा है। रीति काल के आचार्यगण संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य हेतु का ही सही गलत अनुवाद करते रहे। मतलब फ्रेंड्स, जो भक्ति काल और रीति काल के कवि हैं उन पर जो है संस्कृत आचार्यों का ही, संस्कृत काव्य शास्त्रों का ही प्रभाव रहा। उन्हीं के काव्य हेतु को लेकर वो अपना अनुवाद करते रहे, सब उन्हीं को लेकर चिंतन करते रहे। आधुनिक काल के जो आरंभ में थे जगन्नाथ लीजिए, जो जगन्नाथ प्रसाद है भानु, उनकी पुस्तक है ये काव्य प्रभाकर। उसके जो काव्य कारण है प्रसंग में प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ, और साहित्य शास्त्र की जो इकाई 3 है उसकी पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फ्रेंड्स, जो मैंने सोर्स डाला था सेल्फ स्टडी नोट्स का, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पीडीएफ दे दी है। जिसको पीडीएफ लेनी है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक पे दबाएंगे तो आपको आपके ईमेल से लिंक होके मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अपनी ईमेल भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं जिसको पीडीएफ चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जो ये व्युत्पत्ति अभ्यास की चर्चा की गई थी, इसमें प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास की काव्य कारण में, तो जो काव्य के कारण थे वो यही 3 थे, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। तो उनके जो मत थे, शक्ति या प्रतिभा पूर्व संस्कार है, निपुणता व्युत्पत्ति या लोक ज्ञान है, और अभ्यास अनवरत सेवन। भानु जी ने मराठी के विद्वान चिपलूणकर के इस मत का खंडन किया है कि काव्य सृजन के लिए प्रतिभा ही पर्याप्त है। भानु जी के मत पर कन्हैया लाल पोदार ने काव्य कल्पद्रुम, रसमंजरी उसके प्रथम भाग में अपनी मोहर लगाई और प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को क्या माना, काव्य सृजन में आवश्यक माना। बिहारी लाल भट्ट के साहित्य सागर में मौजूद काव्य हेतु की चर्चा की गई है। पूर्व संस्कार सदग्रंथों का अध्ययन और अभ्यास काव्य सृजन के लिए आवश्यक है। पंडित रामदहीन मिश्र ने काव्य का कारण प्रतिभा, शास्त्र अध्ययन और अभ्यास को माना। इसी चिंतन परंपरा को बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन में स्वीकार किया। साहित्य की कुल प्रेरणाएं निबंध में काव्य प्रयोजनों को काव्य प्रेरणाएं मान लिया और कालिदास के साक्ष्य से कहा कि यश धन प्राप्ति ही काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। बाबूजी ने फ्रायड, एडलर, युंग की काव्य प्रेरणा सिद्धांतों की चर्चा की। किसने की? बाबूजी ने फ्रायड, एडलर, युग के काव्य प्रेरणा सिद्धांतों की। बाबू श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन में मैं पश्चिमी प्रभाव लेते हुए काव्य प्रेरणा के लिए मानव में निहित 4 मनोवृत्तियों की चर्चा की है। एक तो आत्माभिव्यंजन की इच्छा, मानव व्यापारों में
अनुराग, नित्य और काल्पनिक संसार में अनुराग, सौंदर्य, प्रियता। आधुनिक हिंदी साहित्य ने आरंभ से ही साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध किया। नवजागरण के प्रकाश में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का भाव प्रबल होता गया। इस सीजन में देशानुराग, देशाभिमान और देशभक्ति का भाव प्रभाव फूट पड़ा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की काव्य प्रेरणा है। दास्ता से मुक्ति तथा देशभक्ति। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा शीर्षक निबंध में देसी विदेशी मतों की परीक्षा की तथा रीतिवाद का खंडन किया। जगन्नाथ प्रसाद भानु के छंद प्रभाकर के परंपरावादी चिंतन का मैथिली शरण गुप्त ने विरोध किया तथा मानव कल्याण मूलक प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना। किसने माना फ्रेंड्स? मैथिली शरण गुप्त ने विरोध किया किसका? छंद प्रभाकर के परंपरावादी चिंतन का, और मानव कल्याण मूलक प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना। गुप्त जी स्वयं प्रतिभा से ज़्यादा अभ्यास के कवि रहे हैं। हिंदी में छायावाद के कवियों और आलोचकों ने काव्य में आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत का पोषण किया। अंतःस्फूर्त अनुभूति की छायावाद के केंद्र में रही। जयशंकर प्रसाद और नगेंद्र निराला और नंदू दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत महादेवी, शांति प्रिया द्विवेदी, ये सब क्या है फ्रेंड्स? स्वतंत्रतावादी कवि हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। ये देखिए, आप इनको नोट कर लेना कि कौन स्वतंत्रतावादी है और कौन जो है वो मनोविश्लेषणवादी है। आलोचक अपनी शर्तों पर आत्माभिव्यक्ति को ही काव्य प्रेरणा मानते हैं। इसमें यह बताया गया फ्रेंड, जो आलोचक है वो अपनी शर्त के हिसाब से मानते हैं कि काव्य प्रेरणा क्या है, किसको मानते हैं वो काव्य प्रेरणा, वो अपनी शर्तों के अनुसार मानते हैं। और आत्मनिष्ठा, स्वानुभूति का विस्तार छायावादी काव्य का प्रधान बिंदु रहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद मानने का अर्थ ही है। भ्रम इतिवितात्मकता के स्थान पर सूक्ष्म विद्रोह अर्थात अंतर्मुखी आत्मपरक प्रगीत काव्य की सूक्ष्म सौंदर्य भावना को आदर तथा कला अभिव्यंजना में अपूर्व चमत्कार की सिद्धि यह प्रतिभा काव्य का प्रधान हेतु है। और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास संस्कारक पोषक उपकरण हेतु। डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी ने पश्चिमी चिंतन में पैठ करते हुए फ्रायड जैसे मनोविश्लेषणवादी चिंतकों की भी चर्चा की। इस काल में केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका रसमीमांसा है ग्रंथ। रसमीमांसा किसका है फ्रेंड्स? रामचंद्र शुक्ल का। उनके निबंधों में प्रेरणा हेतु चिंतन पर मौलिक ढंग से विचार किया। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप का उनका ऐसा ही काव्य प्रेरणा और सृजन शक्ति पर किया गया मौलिक चिंतन है। हिंदी की प्रगतिवादी और प्रगतिवादी कवि आलोचकों ने, जो प्रगतिवादी कवि है और जो प्रगतिशील कवि आलोचक, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? साहित्य को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हथियार माना है। मतलब साहित्य जो है वो अगर कवि चाहे तो फ्रेंड्स वो पूरे समाज को बदल सकता है अपनी लेखनी से। जो कवि लिखता है उस पर पाठकों का, पूरे मतलब नागरिकों का जो भी रहता है उस समाज में, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको पढ़ के लोगों को समझ में आती है बातें। समाज की चेतना ही साहित्य की सृजन प्रेरणा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है कर्मरत फानम में आस्था व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तकों के शीर्षक रखे उन्होंने आस्था और सौंदर्य। ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। रामविलास शर्मा, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है फ्रेंड्स। जो रामविलास शर्मा है उनकी पुस्तक कौन सी है? ये देखिए, रामविलास शर्मा की पुस्तक है आस्था और सौंदर्य। परंपरा का पूर्ण मूल्यांकन। उनके विचार से साहित्य एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और चेतना का संशोधन संपादन ही प्रतिभा का मूल धर्म है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी साहित्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हुए तत्व और रूप के प्रति निरंतर साधना श्रम को सृजन कर्म की प्रेरणा स्वीकार किया है। उनका प्रसिद्ध कथन क्या है? हृदय में संचित प्रतिक्रियाएं, अनुभव, आवेश में
अतृप्त स्वप्न राशिंगित और प्रवाहित होकर संवेदनात्मक उद्देश्यों की दिशा में जब उभरने लगती है और साथ ही जीवन दृष्टि से ज्योतित होकर अंत नेत्रों के सम्मुख दृश्यमान होने लगती है, तब वस्तुतः हमें एस्थेटिक इमोशन प्राप्त होता है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इस एस्थेटिक सेंस का भंडार है। जनता प्रतिभा का काम है। प्रतिभा का काम क्या है फ्रेंड्स? कला सृजन के द्वारा जन के बोध को जागृत करना। मतलब अगर कवि में की प्रतिभावान होगा तो अपनी कला सृजन से वो जन जन को जागृत कर देगा। सक्षम सुंदर अभिव्यक्ति तो होती है। बर्गसा जैसे दार्शनिक और मनोविश्लेषणवादियों की फैंटेसी चिंतन से भी मुक्तिबोध प्रेरित प्रभावित है, लेकिन मार्क्सवाद का चिंतन ही उनकी सोच को अधिक प्रभावित करता है। रचनाकार का मानवतावाद इसी में है। वह जनता के कष्ट को अभिव्यक्ति देता है। नई कविता के कवि आलोचक आगे ने घोषित किया है। नई कविता के कवि आलोचक कौन है फ्रेंड्स? आगे। ओके फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या घोषित किया है? काव्य प्रेरणा काव्य का आभ्यंतरिक उपादान है। और कला क्या है फ्रेंड्स? अभी देख लीजिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। मार्क्सवादी चिंतन जो नई कविता है उनके आलोचक कौन है? आगे। विरुद्ध अपने प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। हिंदी में आगे ने फ्रायड तथा एडलर के प्रेरणा सिद्धांत अपने ढंग से व्याख्यायित किए और प्रस्तुत किए। हिंदी में आगे ने फ्रायड तथा एडलर के प्रेरणा सिद्धांत। आगे ने फ्रायड और एडलर का कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स? प्रेरणा सिद्धांत। प्रेरणा सिद्धांत, ये देखिए, प्रेरणा सिद्धांत किसका है? फ्रायड और एडलर का। उसमें क्या व्याख्यात और प्रस्तुत किया गया है? उन्होंने तार सप्तक के अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है, आज के कवि का मन यौन प्रतीकों से पटा हुआ है। नवोन में शालिनी प्रतिभा शीर्षक निबंध में आगे ने भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों की भांति प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हुए अध्ययन, निपुणता और अभ्यास की अनवरता को संस्कारक हेतु स्वीकार किया है। उनके अनुसार क्या है फ्रेंड्स? आंतरिक प्रेरणा के साथ प्रतिभा अध्ययन अभ्यास का परिणाम होती है। उनके शब्दों में सृजन प्रक्रिया की जितनी चर्चा इधर हुई है उससे यही स्पष्ट होता है कि सृजन एक यंत्रणा भरी प्रक्रिया है। आगे ने भोगने वाले प्राणी और रचने वाली मनीषा के बीच अलगाव करते हुए टी.एस. इलियट के मत को माना है। किसके इलियट को? टी.एस. इलियट के मत को किसने माना है फ्रेंड्स? आगे ने, कि भोगने वाले और रचने वाले प्राणी में दूरी होती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है रचनाकार उतना ही बड़ा होता है। आगे जी के इस कथन से जुड़ता है कि क्या भावों से उन्मोचन ही महत्वपूर्ण है या कि सृजन में इसका भी कुछ मूल्य है, कि कवि के वे भाव कितने प्रबल थे और किस प्रेरणा से फूटे थे। इसका उत्तर यही है कि मूल्य अनुभूति की प्रामाणिकता का है। नई कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता और ईमानदार अनुभूति के प्रश्न पर बार बार बहुत गहराई से विचार किया और कहा गया कि ईमानदार अनुभूति का अर्थ है जीवन वास्तव का जिया भोगा अनुभव। मतलब जो अनुभूति होती है फ्रेंड, जिसने भोगा उसको ज़्यादा अनुभव होता है। तो उस हिसाब से बताया कि किस तरह से जो कवि है उससे उसकी जितनी दूरी होगी भोगने वाले की, उतना ही वो अच्छे से रचना कर पाता है। जीवन वास्तव का जिया भोगा अनुभव, यह जिया भोगा अनुभवी अनुभूति में कला सृजन की प्रेरणा का रूप धारण कर लेता है। वास्तव में जितनी सच्ची सृजन प्रेरणा होगी उतना ही उसका प्रभाव शक्ति का विस्तार होगा। सच्चा कवि अपनी प्रतिभा को अभ्यास से निरंतर मांझता और विकसित करता है तथा जीवन जगत के ज्ञान विज्ञान से उसे नई चमक देता है। इस स्थिति के कारण सृजन कर्म प्रेरणा से ज़्यादा साधना है। क्या है फ्रेंड्स? कर्म प्रेरणा से ज़्यादा साधना है। तो ये था फ्रेंड्स काव्य के हेतु जो आज कंप्लीट हो गया है।
अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट इसी इकाई का, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक लेकर आते हैं फ्रेंड्स अब। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहे हैं, तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, सी यू अगेन।